जहां एक और ईडी इस पूरे केस के इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई थी और आरोपियों को पकड़ा जा रहा था, वहीं दूसरी ओर अखबारों में इनके ऐप के विज्ञापन छप रहे थे। ईडी के इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि 10 साल पहले जूस की दुकान चलाने वाले ने अपनी शादी में 200 करोड़ रुपए लगा दिए। नागपुर से उसके फैमिली मेंबर्स को प्राइवेट जेट करके दुबई लाया गया। साथ ही शादी में इवेंट मैनेजमेंट, डांसर और डेकोरेशन करने वाले को स्पेशली मुंबई से बुलाया गया। इस शादी में लगा यह सारा पैसा हवाला नेटवर्क के जरिए भारत से दुबई पहुंचाया गया। ये आम लोगों को 2 से 4 हजार रुपए दे करके उनके नाम पर बैंक अकाउंट खुलवा लेते थे और उनसे एटीएम पासबुक और जरूरी डिटेल्स ले लेते थे। साथ ही उन्होंने उन कंपनी को भी कांटेक्ट किया जो बंद हो गई है और उन्हें भी पैसे देकर उनके करंट अकाउंट को यूज किया। जब साल 2020 में पूरी दुनिया और भारत की हालत कोरोना महामारी से खस्ता थी, वहीं दूसरी ओर इस बेटिंग ऐप की असली तरक्की शुरू होती है। जब बिना दर्शकों के आईपीएल की शुरुआत हुई तो महादेव बेटिंग ऐप पर 2000 करोड़ रुपए की सट्टेबाजी हुई। छत्तीसगढ़ के भिलाई का रहने वाला सौरभ चंद्राकर 2012-13 के आसपास भिलाई में जूस फैक्ट्री नाम से एक शॉप चलाता था। जूस की दुकान में इनकम लिमिट में होती थी, लेकिन सौरभ चंद्राकर का सपना तो करोड़पति बनने का था और अपने इसी सपने के साथ सौरभ चंद्राकर सट्टा बाजार में कदम रखता है, जहां उसकी मुलाकात होती है भिलाई के ही रवि उपल से, जो भिलाई में टायर की दुकान चलाता था। अब सौरभ और रवि साथ मिलकर बेटिंग करने लगे और बेटिंग करते करते इनके बहुत सारे पैसे डूब जाते हैं। इसके बाद इन्हें समझ में आता है कि अगर बेटिंग में पैसा कमाना है तो हमें या तो पूरा गेम कंट्रोल करना होगा या फिर बुकी बनना होगा, और इसलिए दोनों अपने जूस और टायर की दुकान छोड़ बुकी बन जाते हैं। बुकी बनने के बाद इन्हें लगने लगा कि इस गेम में कनेक्शन की बहुत जरूरत है और इंडिया में तो बेटिंग इलीगल है। ऐसे में इन्हें लगा कि हम कभी ना कभी तो पकड़े जाएंगे। तभी इन्हें पता चलता है कि दुबई एक ऐसी जगह है जहां पर आप बैठकर भारत समेत बाकी कई देशों में अपना बेटिंग बिजनेस चला सकते हैं। इसके बाद ये दुबई जाते हैं, जहां इनकी मुलाकात एक शेख और पाकिस्तानी नागरिक से होती है, जिसने इन्हें बताया कि कैसे आप दुबई में अपने बेटिंग के बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद इन दोनों ने 2016-17 में बेटिंग ऐप की शुरुआत की, जिसका नाम रखा गया महादेव बेटिंग ऐप। इन्होंने बेटिंग के इलीगल होने के बावजूद भी इसे लीगल बनाने के लिए 2 काम किए। पहले इन्होंने ऐसा बिजनेस मॉडल तैयार किया कि ये इलीगल होने के बाद भी लीगल दिखे, और दूसरा हवाला के जरिए अपना नेटवर्क बनाया। इन दोनों चीजों को मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जनरली क्या होता है, कोई भी बेटिंग ऐप है तो उस पर आप जाकर साइन इन कर सकते हैं। इसके बाद उस ऐप में पैसे अपलोड कर सकते हैं और बेटिंग लगाकर जीते हुए पैसों को अपने अकाउंट में विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने पर इन्हें पता था कि वह कभी ना कभी तो पकड़े जाएंगे, इसलिए उन्होंने इस ऐप को फ्रेंचाइजी मॉडल पर तैयार किया, जिसमें अगर कोई भी व्यक्ति इस ऐप की फ्रेंचाइजी लेता है तो उस एरिया में उस ऐप को प्रमोट करना होता है। फ्रेंचाइजी लिए हुए पर्सन को यह 70-30 के प्रॉफिट रेशियो पर पे करते थे। अगर इस ऐप में किसी को पैसे ऐड करने होते थे तो उसके लिए एक व्हाट्सएप नंबर दिया जाता था, जिस पर बैंक डिटेल्स दी जाती थी, और जो बेटिंग करने वाला पर्सन है उसे अकाउंट में पैसे डालने होते थे। पेमेंट के सक्सेस होने के बाद उस पर्सन को उस ऐप में उस पैसे के बराबर पॉइंट दे दिए जाते थे, जिसके बाद वह बेटिंग लगाता था। और अगर मान लीजिए वह पर्सन जीत जाता है और अब किसी कारणवश अपने पैसों को विड्रॉल करना चाहता है तो उसे फिर से एक व्हाट्सएप नंबर दिया जाता था, जिस पर उसकी बैंक डिटेल्स मांगी जाती थी और पैसे ट्रांसफर किया जाता था। अब आपके मन में भी ये सवाल आया होगा कि इतने सारे बैंक अकाउंट से लाए कहां से होंगे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सारे अकाउंट्स आम लोगों के होते थे। या आम लोगों को 2 से 4 हजार रुपए देकर उनके बैंक अकाउंट खुलवा लेते थे और उनसे एटीएम पासबुक और जरूरी डिटेल्स ले लेते थे। साथ ही उन्होंने उन कंपनी को भी कांटेक्ट किया जो बंद हो गई है और उन्हें भी पैसे देकर उनके करंट अकाउंट को यूज किया। ऐसे करके उन्होंने करीबन 500 से 600 अकाउंट कर लिए थे। लेकिन फिर आपके मन में ये सवाल आया होगा कि भारत में बेटिंग चल रही है, इनके ऐप पर पैसे दुबई कैसे जाते हैं। दरअसल ये लोग क्या करते थे कि जिस अकाउंट में इन्होंने सामने वाले का डिपॉजिट लिया है उसको फिर दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता था और दूसरे से तीसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता था और फिर हवाला नेटवर्क से दुबई में इसे कैश के रूप में पहुंचा दिया जाता था। यह तरीका इनके पैसे इकट्ठे करने का था। वहीं सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सौरभ चंद्राकर और रवि उपल इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने ऐप का एल्गोरिदम कुछ इस तरह सेट कर रखा था कि हारने के बाद भी उस हारे हुए पर्सन को लगता था कि वह जीत चुका है, और चाहे ऐप पर कितनी भी बेटिंग लगे, प्रॉफिट में हमेशा महादेव बेटिंग ऐप
ही रहता था। यह तो अभी तक महादेव बेटिंग ऐप की शुरुआत थी। साल 2020 में इस बेटिंग ऐप की असली तरक्की शुरू होती है जब बिना दर्शकों के आईपीएल की शुरुआत हुई तो महादेव बेटिंग ऐप पर 2000 करोड़ रुपए की सट्टेबाजी हुई। इसका नतीजा यह निकला कि लॉकडाउन में इन्होंने कई बड़े सेलिब्रिटी को अपने ऐप को प्रमोट करने के लिए यूज किया, जैसे कि रणवीर कपूर। लेकिन देखिए, स्कैम कैसा भी हो वह कभी ना कभी सामने जरूर आता है। इस केस में भी कुछ ऐसा ही होता है, जहां दुर्ग में कुछ लोगों को पकड़ा जाता है और पूछताछ की जाती है तो वह अपने ऊपर वाले का नाम लेते हैं, और जब उनसे भी ऊपर वाले की इंक्वायरी होती है तो पता चलता है कि यह पूरा स्कैम दुबई से संचालित हो रहा है। शायद पुलिस को भी इतना बड़ा अंदाजा नहीं था। इसी बीच स्कैमर एक ऐसी गलती कर देता है जिससे उसका स्कैम सबके सामने आ जाता है। दरअसल फरवरी 2023 में सौरभ चंद्राकर अपनी शादी करता है। मामला यह नहीं है कि वह अपनी शादी करता है, मामला यह है कि उसने अपनी शादी में 200 करोड़ रुपए लगा दिए। नागपुर से उसके फैमिली मेंबर्स को प्राइवेट जेट करके दुबई लाया गया। साथ ही शादी में इवेंट मैनेजमेंट, डांसर और डेकोरेशन करने वाले को स्पेशली मुंबई से बुलाया गया। उसने अपनी शादी में हिना खान, कपिल शर्मा, नेहा कक्कड़ जैसे कई बॉलीवुड सितारों को बुलाया। लेकिन अब यह कारण जानते हैं कि आखिर इस पूरे केस में बॉलीवुड सितारे कैसे फंसे। देखिए, बॉलीवुड सितारे चंद्राकर की शादी में गए इसलिए ईडी के निशाने पर नहीं है। दरअसल उन्होंने अपनी फीस कैश में ली थी और ईडी का ऐसा मानना है कि यह सारा पैसा हवाला नेटवर्क से आया है। ऐसे में ईडी इन बॉलीवुड सितारों से पूछताछ कर रही है कि आखिर ये पैसा आपके पास कैसे आया और इसका फ्लो क्या था। सौरभ चंद्राकर और रवि उपल ने अपने आप को बचाए रखने के लिए एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था कि पुलिस कभी उन तक पहुंच ही ना सके। जैसे कि उन्होंने भोपाल में रैपिड ट्रेवल नाम से कंपनी चलाने वाले आहूजा ब्रदर्स को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि जो भी सेलिब्रिटी महादेव बेटिंग ऐप या हमारे दूसरे ऐप का प्रमोशन करती है उनके ट्रेवल की जिम्मेदारी आहूजा ब्रदर्स की रहेगी। और आहूजा ब्रदर्स के पास ये सारे पैसे हवाला नेटवर्क से आते थे। और इसी तरह उन्होंने अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों को अपॉइंट किया था, जैसे कि स्टॉक मार्केट डीमेट अकाउंट खोलने और उसके जरिए निवेश करने का काम गोविंद दम्मानी और विकास थापरिया करते थे। और जब विकास थापरिया के घर ईडी रेड डालती है तो उसके घर से 236 करोड़ के स्टॉक मार्केट एसेट मिलते हैं, जिसे ईडी ने फ्रीज कर दिया है। वहीं गोविंद दम्मानी अलग अलग कंपनी खोलकर बैठा था जिसमें उसके पास 160 करोड़ रुपए के शेयर थे। ईडी ने इन शेयर को भी फ्रीज कर दिया है। रवि और सौरभ के खिलाफ पर्याप्त सबूत जुटाने के बाद इन दोनों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया था। इसके बाद दुबई की इंटरपोल पुलिस द्वारा रवि उपल को साल 2023 के अंत में पकड़ लिया गया। वहीं सौरभ चंद्राकर को भी कुछ ही समय पहले दुबई पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया है। अब सौरभ चंद्राकर को भारत लाने की कयावत शुरू हो गई है। लेकिन फिर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर कब तक लोग ऐसे ही भारत के सिस्टम के साथ खेलते रहेंगे और भारत की मासूम जनता को लूटकर करोड़पति बनते रहेंगे। वैसे आप इस मामले में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।